सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, क्या वो अब देशों को डराने की अपनी ताकत खो रहे हैं? आधुनिक समुद्री सुरक्षा को लेकर आज की तारीख में ये एक बहुत ही बड़ा सवाल बन गया है। देखिए, दशकों से होता यही आया है कि जब भी किसी सुपर पावर को अपना दबदबा दिखाना होता है, वो अपना जंगी बेड़ा समंदर में उतार देते हैं। लेकिन क्या नई हाइपरसोनिक तकनीक इस पुराने तरीके को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है? चलिए, आज की स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में इसी बात की गहराई से पड़ताल करते हैं। बतौर एक डिफेंस पॉलिसी एनालिस्ट, जब मैं भारत के प्रोजेक्ट विष्णु को देखता हूं, तो ये मुझे सिर्फ एक नए हथियार का डेवलपमेंट नहीं लगता। सच कहूं तो ये रणनीतिक प्रतिरोध, जिसे हम स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस कहते हैं, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। आज हम बिना किसी शोर शराबे या भावुकता के पूरी तरह से हार्ड फैक्ट्स और डिफेंस स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक सिंगल एडवांस तकनीक पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स का गेम बदल सकती है। आज के इस एनालिसिस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंज से, फिर बात करेंगे प्रोजेक्ट विष्णु की, हाइपरसोनिक थ्रस्ट की फिजिक्स को समझेंगे, प्रिसिजन सेंसर्स के रोल को देखेंगे, एंटी कैरियर डेटरेंट पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इससे रीजनल पावर डायनामिक्स कैसे बदल रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंज पावर प्रोजेक्शन। आप जानते ही होंगे कि बड़े नौसैनिक बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल हमेशा से एक बुलिंग टैक्टिक की तरह होता आया है। ये कैरियर्स समंदर में तैरते हुए एयरबेसों की तरह काम करते हैं। अपने भारी भरकम साइज और कन्वेंशनल डिफेंस सिस्टम्स के दम पर ये समुद्री सीमाओं को कंट्रोल करते हैं और एक ऐसा प्रेशर बनाते हैं जिसे छोटे देशों के लिए चुनौती देना लगभग नामुमकिन होता है। यही वो कोर प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन अब तैयार किया जा रहा है। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, अनवीलिंग प्रोजेक्ट विष्णु, इंडियाज आंसर। हाल ही में डीआरडीओ ने कुछ ऐसे एक्विजिशन टेंडर्स निकाले हैं जिन्होंने इस बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट से पर्दा उठा दिया है। यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है ETLCM, यानी एक्स्ट्रा ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ ऊपर जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि 1550 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक लगातार, जी हाँ, लगातार भारी हाइपरसोनिक स्पीड मेंटेन कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है? एक नॉर्मल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV क्या करता है? वो रॉकेट बूस्टर के सहारे हजारों किलोमीटर तक जाता है और सिर्फ आखिरी के 400 या 500 किलोमीटर में अपनी असली हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ता है। लेकिन प्रोजेक्ट विष्णु की ये क्रूज मिसाइल, ये लॉन्च के तुरंत बाद से लेकर टारगेट को हिट करने तक पूरे 1500 किलोमीटर के रास्ते में अपनी हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखती है। मैक 8 से मैक 10 की स्पीड को इतनी देर तक होल्ड करना, ये एक ऐसा इंजीनियरिंग मिरेकल है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड देशों के पसीने छुड़ा देता है। तो ये कमाल होता कैसे है? आइए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, मास्टरिंग हाइपरसोनिक थ्रस्ट, द फिजिक्स ऑफ मैक 10। 14 से 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आखिर होती कैसे है? इसे ऐसे समझिए, एक मोटरसाइकिल को 40 की स्पीड पर मोड़ना या कंट्रोल करना कितना आसान होता है, राइट? लेकिन जब आप 80 या 100 से ऊपर जाते हैं तो बाइक में होने वाले भयंकर वाइब्रेशंस को रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस और ताकत लगानी पड़ती है। अब इसी चीज को हजारों गुना बढ़ा दीजिए। मैक 8 से 10 की स्पीड पर मिसाइल के थ्रस्ट को कंट्रोल करना बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वहां हवा का प्रेशर अनबिलीवेबल लेवल पर होता है। इतनी ज्यादा स्पीड पर हवा के साथ इतना भयंकर फ्रिक्शन होता है कि अगर नॉर्मल स्टील हो तो वो भी पल भर में पिघल जाए। तो यहाँ डीआरडीओ का फ्लेक्स नोजल सिस्टम और उनकी स्पेशल मेटलर्जी काम आती है। ये नोजल सिस्टम उस एक्सट्रीम हाइपरसोनिक हीट और प्रेशर को बहुत ही स्मार्टली मैनेज करता है। ये मिसाइल को भीषण गर्मी सहने, हवा के भारी रेजिस्टेंस के खिलाफ थ्रस्ट को कंट्रोल करने और बिना टूटे फूटे अपने रास्ते पर स्टेबल रखने में मदद करता है। ये वाकई में एक मास्टरपीस इंजीनियरिंग है। सेक्शन 4, नेविगेटिंग विद प्रिसिजन सेंसर्स, द रडार इवेजन स्ट्रैटेजी। पावर तो मिल गई, लेकिन रडार से कैसे बचेंगे? देखिए, ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान में बहुत ऊंचाई से एक आर्क बनाते हुए जाती हैं, तो वो दुश्मन के रडार पर दूर से ही चमकने लगती हैं। इसके उलट ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वैली हगिंग टैक्टिक्स अपनाती है। मतलब ये जमीन से बिल्कुल चिपक कर पहाड़ों और घाटियों के बीच से होकर उड़ती है। इतना नीचे उड़ने की वजह से ये किसी भी एयर डिफेंस रडार के नीचे से निकल जाती है और दुश्मन को भनक तक नहीं लगती। लेकिन जरा सोचिए,
14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और जमीन के इतने करीब। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की भी चूक हुई और मिसाइल सीधे पहाड़ से टकरा जाएगी। यहीं पर इसके माइक्रो इनर्शियल सेंसर्स सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये सेंसर्स मिसाइल के दिमाग की तरह हैं। ये घने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों को रियल टाइम में मैप करते हैं और मिसाइल को मैक 8 की स्पीड पर भी अपना रास्ता तुरंत एडजस्ट करने में मदद करते हैं। इसी वजह से टेरेन फॉलोइंग फ्लाइट पाथ पॉसिबल हो पाता है और मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर एकदम सटीक निशाना लगाती है। सेक्शन 5 द एंटी करियर डेटरेंट अल्टीमेट नेवल न्यूट्रलाइजेशन। अब इस सबको जोड़कर देखते हैं कि असल खतरा किसके लिए है। जब हम बड़े और धीमी गति से चलने वाले नेवल टारगेट्स की बात करते हैं, खासकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो ये मिसाइल उनका सबसे बड़ा काल है। अगर मैक 10 के रफ्तार से कोई स्टेल्थ मिसाइल लगातार आपकी तरफ आ रही हो, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डिफेंस सिस्टम्स के पास रिएक्ट करने का 0 टाइम होता है। वो उसे ट्रैक ही नहीं कर सकते। इंटरसेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी उसे रास्ते में ही मार गिराने की संभावना, लगभग 0 के बराबर हो जाती है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक हार्ड फैक्ट है। अगर हम आज की बात करें तो दुनिया की किसी भी मेजर ग्लोबल पावर के पास, जी हाँ, किसी के पास भी ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पूरी तरह से स्टील्थ और इतनी लंबी दूरी तक लगातार हाइपरसोनिक रफ्तार बनाए रखने वाली मिसाइल को रोक सके। इसे आप लिटरली एक अनस्टॉपेबल फोर्स कह सकते हैं। चलिए, अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। शिफ्टिंग रीजनल पावर डायनामिक्स, अ न्यू एरा। एक डिफेंस पॉलिसी एनालिस्ट के नजरिए से भारत के लिए ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। ये तकनीक हमारी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को पूरी तरह पलट कर रख देती है। ये हमारी पोजीशन को एक डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी से निकालकर एक अनडिनायबल हार्ड डिटेरेंस में तब्दील कर देती है। मतलब अब कोई भी विरोधी देश अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजकर हमें डरा नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी आने वाले कई दशकों के लिए इस पूरे रीजन में हमारी समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्रता को पूरे तरह से सिक्योर कर देती है। तो दोस्तों, ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नौसैनिक ताकत का सबसे बड़ा सिंबल माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को ही अब इस तकनीक से आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री ताकत का बैलेंस अब आगे कैसे बदलेगा? दुनिया के बाकी देश इसके जवाब में क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। इस डीप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस को मेरे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ब्रीफिंग अच्छी लगी हो और आप डिफेंस टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स को ऐसे ही गहराई से समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।